जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। उसी 10 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस आज करेंगे। ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इस 10 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और ये जानेंगे कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें वो आंसर कैसे पढ़ने हैं, हमें एक दूसरे को मिलान कैसे करना है, हम अपने सही ऑप्शन को कैसे चुनेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। कॉम्प्रीहेंशन से जरूर पूछा जाएगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे। अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में दिया गया है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है जिसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी के बेसिस पे हमारा अगला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे दिया है कि जेन लव टू रीड द बुक्स स्पेशली मिस्ट्रीज, मतलब लड़की एक है जेन जो लव्ड है, जिसे प्यार है क्या करना है, किताबें पढ़ना। स्पेशली कैसी किताबें, मिस्ट्रीज की यानी रहस्यमयी किताबों की पढ़ना उसे पसंद है। सी मतलब वह वुड ऑफन लॉस हर सेल्फ इन पेजेस, जब वो पढ़ती है तो किताबों में खो जाती है। ट्राइंग टू सॉल्व क्या करती है, प्रयास करने लगती है। सॉल्व मतलब हल ढूंढने लगती है पजल्स का, जो पजल उसमें दिए होते हैं। अलॉन्ग साइड द डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव मतलब जो जासूसी की नॉवेल्स, जाहिर सी बात है इसका मतलब ये जो जैन है वो जासूसी की या डिटेक्टिव्स की किताबें पढ़ती है और जब पढ़ती है तो उसी किताबों में खो जाती है और खुद जो है ट्राइंग टू सॉल्व द पजल शुरू कर देती है, खुद ही पजल को सॉल्व करना शुरू कर देती है। वन रेनी आफ्टरनून, दोपहर का समय था, बारिश हो रही थी। सी पिक्ड, उसने उठाया ये न्यू मिस्ट्री नॉवल, एक फिर रहस्यमयी एक नॉवल उठाया उसने, एक उपन्यास उठाया। एंड बिगान टू रीड, और पढ़ना शुरू कर दी। द स्टोरी वाज, जो कहानी थी, सो कैप्टिवेटिव दैट सी डिडंट नोटिस दी आवर्स पासिंग बाई, मतलब कहानी एक इतनी फंसाने वाली थी, इतनी जो है अच्छी थी कि सी डिडंट नोटिस हार्स पासिंग बाई, मतलब वो कई घंटे पढ़ती रही और उसे पता भी नहीं चला। अब क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन इसी पे बेसिस है कि व्हाट डिड जेन एंजॉय डूइंग विद मिस्ट्री बुक्स है। अब इसमें पूछ रही है कि जेन जो है क्या चीज़ उसने क्या इंजॉय किया जो पढ़ रही थी मिस्ट्री बुक में, उसको क्या लगा। तो आंसर दिया है राइटिंग हर ओन मिस्ट्री स्टोरीज। कोई बात इस तरह की पैसेज में नहीं कही गई है कि वो अपनी मिस्ट्री स्टोरी लिख रही है। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि सॉल्विंग पजल्स अलॉन्ग साइड द डिटेक्टिव्स। दी, हाँ ये दिया हुआ है, पीछे देख लेते हैं। ये देखिए, ट्राइंग टू सॉल्व द पजल्स अलॉन्ग साइड द डिटेक्टिव्स। तो राइट आंसर अपना यही है कि वो क्या एंजॉय कर रही थी, वो खुद जो है सॉल्व करती थी जो पजल्स उसमें दिए होते थे। सी ऑप्शन दिया गया है कि रीडिंग देम ऑन सनी आफ्टरनून। सनी आफ्टरनून नहीं था, रेनी आफ्टरनून था। ध्यान से पढ़े होंगे तो रेनी आफ्टरनून था, यहाँ फिर से देख लीजिए, वन रेनी आफ्टरनून। चौथा इग्नोरिंग देम, इग्नोरिंग का तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो व्हाट डिड जेन इंजॉय डूइंग विथ मिस्ट्री बुक्स, वो था कि सॉल्विंग पजल्स अलॉन्ग साइड द डिटेक्टिव्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। आप ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड या बिलोम हमें बताना है। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है डल, दूसरा क्लेवर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्रिलियंट का क्या मतलब होता है भाई, ब्रिलियंट का मतलब है तेज। ब्रिलियंट का मतलब तेज है, तेज मतलब है क्लीवर चालाक है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सबका मतलब यही होता है, ब्रिलियंट ही होता है। डल का मतलब होता है भाई जो नीरस है, जो चमक नहीं रहा है, जिसके पास कुछ नहीं आ रहा है, वो डल है। तो ब्रिलियंट का अपोजिट एंटोनिम्स होगा डल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। डोर, द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू लीव। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है कि प्लीज द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू लीव। अब इसमें क्या आप भरेंगे, प्लीज ओपन द डोर बिहाइंड व्हेन यू लीव, जी नहीं। प्लीज क्लोज द डोर बिहाइंड व्हेन यू लीव, जी हाँ। पेंट करना नहीं है, इग्नोर करना नहीं है। तो राइट आंसर यही है कि प्लीज, कृपया क्या करिएगा, जब आप यहाँ से जाइएगा तो जो दरवाज़ा है उसे क्लोज कर दीजिएगा, उसे बंद कर दीजिएगा। तो जो फिल इन द ब्लैंक होगा इसमें होगा कि प्लीज क्लोज द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू लीव। जो आपके पीछे का जो दरवाज़ा है, जब आप यहाँ से जाइएगा तो कृपया करके इसे क्लोज कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा क्लोज। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एन। एन पूछा जाएगा भाई, ए
एन और दी का यूज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दिया गया सब के सब आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एन का यूज पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से चारों सेंटेंस में किस में जो है एन का सही यूज किया गया है। अब एन का यूज कहाँ होता है? एन का यूज जो है ए और एन का मतलब होता है एक, जहाँ एक है यानी सिंगुलर कोई चीज़ है उसके लिए ए एन का यूज होता है। एन जो है वोवेल्स के साथ यूज होता है। वोवेल्स क्या होते हैं भाई? स्वर, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई वर्ड जो है ए से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है या यू से शुरू होता है और अगर एक है तो उसके साथ एन का यूज होगा। बाकी सबके साथ अगर एक है तो उसके साथ ए का यूज किया जाता है। तो चूज द सेंटेंस यहाँ पे देखना है कि इट इज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी। दूसरा, इट इज़ आ यूनिक अपॉर्चुनिटी। सी इज़ एन टैलेंटेड आर्टिस्ट। सी इज़ ए टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? पहली चीज़, एन आया कहाँ है? एक एन यहाँ आया है और एक एन यहाँ आया है। इट इज़ अ यूनिक इसमें है ही नहीं एन, और सी इज़ अ टैलेंटेड इसमें भी नहीं है। तो ए यूनिक के साथ आया ना, क्या लिखा है? इट इज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो एन किसके साथ आया? यू है ना, यू के आगे लगा है क्या? यू के साथ आगे हमेशा क्या लगेगा? जैसे हमने कहा ना ए आई ओ यू के साथ एन लगेगा। तो इट इज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो राइट आंसर जो है ए है। एन टैलेंटेड नहीं होगा, ए टैलेंटेड होगा। सी इज़ ए टैलेंटेड, ये राइट आंसर है, लेकिन हमें एन का यूज बताना है तो ए ऑप्शन में जो है एन का यूज सही दिया गया है। 5वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन टू मेक ए सडन ब्रीफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू पेन और सरप्राइज। यहाँ पे जो है वोकैब से, वोकैबुलरी से क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि वैसे उसका क्या मतलब है। इनमें दिया गया है कि कौन से शब्द का मतलब होता है टू मेक मतलब बनाना, टू मेक मतलब बनाना, सडन मतलब अचानक से, ब्रीफ मतलब छोटा सा, मूवमेंट करना मतलब हिलाना डुलाना। कब? इन रिस्पॉन्स टू पेन या सरप्राइज, जब भी कभी अचानक से कोई दर्द लग जाए या कहीं चोट लग जाती है, कोई अचानक से कोई सरप्राइज आता तो हम क्या करते हैं भाई? अचानक से डर जाते हैं, हिल जाते हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब है कि जब भी कोई अचानक से आपको कहीं चोट लग जाती है, अचानक से कांटा चुभ गया या फिर कोई आपके सामने कोई डरावनी चीज़ आ गई, आप क्या होते हैं? अचानक से हिल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं स्टार्टल। स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉकिंग, मतलब घूमना, कहीं ऐसे इधर उधर घूमना, उसका मतलब होता है स्ट्रॉल। और स्टम्बल का मतलब हो गया भाई लुढ़क गया कोई चीज़, स्टम्बल कर गया, लुढ़कना, स्टम्बल हो गया। और स्टेमर का मतलब क्या होता है? स्टेमर का मतलब स्टेमर, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके स्टेमर का क्या मतलब होता है, कमेंट इन द बॉक्स। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन, ये टेंटेटिव ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पूछा जाता है। वर्ब मतलब होती है क्रिया। क्रिया मतलब कोई किसी कार्य के होना या करना पाया जाए उसे क्रिया या वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा जो है कुछ ना कुछ लगा होगा, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगी होगी। ऐसे वर्ब जिनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि सी स्लीप्स, वह सोती है, पीसफुली, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सी स्लीप्स मतलब वह सोती है, पीसफुली मतलब शांति से सोती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्ब है स्लीप, लेकिन पीसफुली सो रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पीसफुली सोना मतलब ये एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है द कैट जंप्ड, बिल्ली कूद गई तो भाई कूद गई। यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। वर्ब तो ये है जंप्ड है, स्लीप, ये सब वर्ब हैं, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव उन्हें कहते हैं जिनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। सी ऑप्शन, ही लॉफ्ड लाउडली, वो बहुत तेजी से हंसा यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। लाउडली एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे हंसा? बहुत तेजी से हंसा। भाई हंसने की विशेषता लाउडली बता रहा है, तेज बता रहा है। सो रही है, कैसे सो रही है? शांति से सो रही है। तो ये एडवर्ब है, ना कि एडजेक्टिव। जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। डी ऑप्शन आप देख लीजिए कि दे बिल्ट, उन्होंने बनाया ये सैंड कैसल।
तो बनाया क्या, बिल्ड मतलब बनाया, क्या बनाया, एक सैंड कैसल, एक ऑब्जेक्ट दिया है ना, क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट दिया है बालू का, एक कैसल या फिर जो है एक महल जैसा बालू का उसने बनाया, उन्होंने बनाया। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये इसमें ट्रांजिटिव वर्ब दिया है, क्यों, क्योंकि विल्ड के बाद एक जो है एडजेक्टिव दिया गया। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। सातवां क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे। पैसिव वॉइस का मतलब होता है और एक्टिव वॉइस होते हैं। तो एक्टिव वॉइस का मतलब है कान को सीधे पकड़ना, और पैसिव वॉइस का मतलब है कान को जो है घुमा के पकड़ना। ठीक है, तो एक्टिव मतलब हो गया कान को सीधे पकड़ना, और पैसिव का मतलब हो गया कान को घुमा के पढ़ना। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये एक एक्टिव वॉइस है। मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो ये पैसिव वॉइस है। दोनों का मतलब एक ही है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ मतलब एक्टिव वॉइस में बता रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्ट मेरा काम चल रहा है, मेरा एक्शन चल रहा है। पैसिव वॉइस का ये हो जाए कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, सेम चीज़ है, सेम आंसर है, सेम अर्थ निकल रहा है, लेकिन दोनों के कहने का तरीका अलग अलग है। चाहे कान आप सीधा पकड़ो, चाहे घुमा के पकड़ो, कान वही पकड़ी जाती है। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस में जो है, तो सबसे चीज़ होती है जहाँ भी पैसिव वाइब होती है वहाँ पे बाई का यूज मेनली होता है। बाई या द्वारा, मेरे द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर कहीं पे भी बाई आपको दिख जाए, द्वारा दिख जाए, तो समझ जाइए कि वो पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में है। अगर नहीं है तो समझ जाओ कि एक्टिव ही होगा, मेनली होगा। एक्सेप्शन तो हर जगह है, लेकिन अगर बाई दिख जाए तो मेनली जो है मान के चलो कि वो पैसिव वॉइस होगा। पहला ऑप्शन दिया गया कि सी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। सी मतलब वाह, सैंग मतलब सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग, मतलब उसने गाया क्या, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक ब्यूटीफुल गाना उसने गाया। बी ऑप्शन है, क्यों, अब उसने ये कहा कि सी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस है, सीधा है, एक्टिव है, सीधा कान पकड़ा जा रहा है। बी ऑप्शन, द केक वॉज बेक्ड बाई हर। बेक्ड बाई हर, देख लीजिए ना, केक जो है किया गया, बेक मतलब पकाया गया, किसके द्वारा, बाई हर, उसके द्वारा। तो केक जो है उसके द्वारा पकाएगा, तो जहाँ भी बाई आ गया तो क्या मतलब हो गया भाई, पैसिव वॉइस हो गया। तो राइट आंसर आपका जो है पैसिव वॉइस का है, ये बी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि दे विल मतलब वह करेंगे, फिनिश खत्म, प्रोजेक्ट सून, वो अपने प्रोजेक्ट को जल्द ही ख़त्म करेंगे। यहाँ पे भी ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है। डी ऑप्शन, ही राइट्स, वह लिखता है क्या, एक नॉवेल, क्या, एवरी ईयर, प्रत्येक साल एक नया नॉवेल लिखता है। तो यहाँ ये भी एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे भी कहीं पे भी बाई या ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जिससे पता चले कि वो पैसिव वॉइस में है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज इडियम्स बाइट द बुलेट। गोली को खा गया, गोली को काट जाओ, इसका क्या मतलब। इडियम्स एंड फ्रेजेस से एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में दिया गया, इंग्लिश के सिलेबस में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो बाइट द बुलेट का क्या मतलब होगा, बाइट द बुलेट का क्या मतलब होगा, टू ईट समथिंग क्विकली, कोई चीज़ जल्दी से खा जाओ। अरे नहीं भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस का यही विशेषता होती है कि जो चीज़ लिखी होती है वो उसका मतलब होता ही नहीं है। अब क्या गोली खाने का मतलब, बाइट करना, गोली को काटना, इसका मतलब थोड़ी ना है, इसका मतलब तो कुछ और निकलेगा। टू ईट मतलब कोई चीज़ खाना, समथिंग क्विकली जल्दी से, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, टू फेस मतलब सामना करना, ये डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, अनप्लीजेंट जो चीज़ अच्छी ना हो, सिचुएशन मतलब स्थिति, विथ करेज मतलब साहस के साथ। बाइट द बुलेट, बुलेट यानी गोली को आप जो है काट रहे हो, इसका मतलब यही होगा कि आप किसी सिचुएशन को, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को अपनी पूरे साहस के साथ उसका सामना कर रहे हो। तो बाइट द बुलेट का सही अर्थ है टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज। सी ऑप्शन दिया गया, टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। टू कीप ए सीक्रेट, एक रहस्य को रखना, ये भी सही आंसर नहीं है। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए सिनोनिम ऑफ ईगर। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उससे पहले पूछा गया है, अब सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स मतलब समान अर्थ वाले शब्द पूछे रहे हैं, तो समान अर्थ तभी बता पाओगे जब ईगर का मतलब हो गई। ईगर मतलब को है जो उतावला है, ईगर मतलब क्या है, जो उत्सुक है, किसी चीज़ को लेके उत्सुक है, बेसब्री से किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हो, ईगर है। ठीक है, तो लेजी तो होगा नहीं, लेजी का मतलब तो सुस्त है, ईगर का मतलब तो है भाई बेसब्री से, बेसब्र हो रहा है, ईगर हो रहा है, उतावला हो रहा है, उत्सुक हो रहा है। एक्साइटेड, जी हाँ, उत्सुक है, एक्साइटेड है, ईगर है।
टायर्ड मतलब थका हुआ नहीं, सैड मतलब दुखी नहीं, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, यानी सिनोनिम्स इसका होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत सारा उत्सुक हो गया, बहुत ज़्यादा बेसब्री से किसी चीज़ की जो है बेसब्र हो गया है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा गया, टेंस से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान मतलब जो चल रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है कि जो हो चुका है, मतलब चुका है, चुकी है, इसकी पहचान होती है। जहाँ पे भी चुका, चुकी, चुके आ जाएं, चुका, चुकी, चुके आ जाएं, तो उसका क्या मतलब हो गया, परफेक्ट टेंस का मतलब काल होता है। तो प्रेजेंट में, वर्तमान में है, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब जितने आ जाएं तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब पढ़ लेते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सी बिल, बिल तो है ही नहीं, ये तो फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर हमें खोजना ही नहीं, हमें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है, तो फ्यूचर तो हटा ही दो। और कहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ही बिल, इसको भी हटा दो भाई, ये भी फ्यूचर टेंस है, हमें क्यों मतलब है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड दियर होमवर्क। दे हैड, उन्होंने पहले से, हैड आ गया, हैड का मतलब होता है पास्ट, पास्ट में होता है, ये हैज का फॉर्म है, हैज, हैज प्रेजेंट में यूज होगा, और हैड जो होता है पास्ट में यूज होता है। तो पास्ट तो हमें नहीं बताना ना, हमें तो प्रेजेंट बताना है, तो ये भी खत्म। तो राइट आंसर अपने आप सी हो जाता है। तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दी असाइनमेंट। आई मतलब मैंने, हैव मतलब कर चुका हूँ, क्या, जस्ट मतलब अभी अभी कंप्लीट किया हूँ, पूरा किया हूँ अपना असाइनमेंट, मैंने अभी अभी अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना असाइनमेंट अभी अभी पूरा कर चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है। इस तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं इंग्लिश के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम 10 और सेट लेके आएंगे, 10 और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक